जब यहाँ पर जो किरणें आ रही हैं, जो उसमें फंस जा रही हैं, उन फंसने के कारण से और वायुमंडल से उनका संपर्क होने के कारण बहुत बड़े स्तर पर अलग टाइप की बिजली सी चमकती है। जैसे यहाँ आपको लाइट दिखती है ना, कैसी होती है वो लाइटिंग जो होती है बारिश के टाइम में, कैसी होती है, तो बादलों में कड़कड़ाहट होती है, कलर क्या होता है उसका, सफ़ेद ही होती है, एकदम सफ़ेद वाइट जैसी होती है। लेकिन यहाँ की जो होगी उसका कलर बिल्कुल अलग होता है, ज़्यादातर वो ग्रीनिश होती है, ग्रीन कलर जैसा निकलता है, मतलब अपने आप में यूनिक कलर है जो यहाँ निकल रहा है, और उसको देखना अपने आप में बहुत अद्भुत नज़ारा है ना। इस समय करंट टाइम में जो उत्तरी ध्रुव के आसपास वाले, यानी कि यहाँ के जो इससे थोड़े पास वाले, जैसे कि आपका नॉर्वे है, फिनलैंड है, या आपका डेनमार्क है, इन देशों में बर्फीले क्षेत्रों में घर बना के या रेस्टोरेंट बना के रात में उन लाइट्स को दिखवाया जाता है, यानी कि टूरिज्म का भी काम कर रही है वो लाइट। उस लाइट को देखने के लिए रात में वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, पूरी रात रुकते हैं, क्योंकि वो रात में दिखती है अंधेरे में, है ना। जब वो लाइट चमकती है तो बहुत ही शानदार नज़ारा होता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है। जिसने देखा होगा कल अपना इंटरनेट पे तो उनको पता होगा कि कितनी अच्छी लाइटिंग होती है वो, है ना। तो जो उत्तरी गोलार्ध पर होती है, आप नहीं बोलेंगे दूसरे बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध पे जो होती है उसको क्या नाम दिया था, कोई बता पाएगा? कल तो बताया ही था, ऑस्ट्रेलिया कहाँ, याद रखना इसी से, ऑस्ट्रेलिया नीचे है तो ऑस्ट्रेलिस नीचे होगी, ठीक है। दो प्रकार की हैं ये, पहली जो उत्तरी ध्रुव पर होगी नॉर्थ पोल के पास में, ठीक है, ये है, इसका नाम याद रखना, सवाल आते हैं आप लोग पढ़ने आते हैं, मुझे लगता है कि याद कुछ नहीं करना है। सामान्य तौर पर ये जो दिखाई देती है 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर ऊपर, यानी कि हमारे वायु पृथ्वी के धरातल से 100 किलोमीटर ऊपर का जो एरिया होगा उस पर दिखनी शुरू होंगी, ठीक है। अरोरा, पहले लिख लीजिए अरोरा बोरियलिस, कैसे लगा के लिखे, कभी कभी रंगीन प्रकाश उत्तरी गोलार्ध पर दिखलाई देता है, जिसका प्रमुख कारण ऊपरी क्षेत्र में सौर ज्वालाओं का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने तथा हवा के कणों से टकराना है। माइक नहीं है उसका जब बोलते नहीं क्यों मैडम माइक नहीं इसका क्या, हाँ
माइक नहीं क्यों खराब? सो क्या कहाँ सीखा तुम्हारा? इसका प्रमुख कारण सौर ज्वालाओं का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करना तथा हवा के कणों के साथ टकराना है। हवाओं के कणों के साथ टकराना है। तो मास्क क्यों लगाए हो? बीमार हो क्या? यह घटना वायुमंडल में 100 से 1000 किलोमीटर के ऊपरी क्षेत्र में होती है। किलोमीटर के ऊपरी क्षेत्र में होती है। ठीक है। टीवी सेम जो है उसी में रहेगा, ऑस्ट्रेलिस में भी, बस उसमें क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक नाम आता है नाम सुना? फ्राउनहोफर रेखा है, नाम सुना लीजिए। हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है या सूरज से जो लाइटिंग निकलती है, इसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, है ना। स्पेक्ट्रम जो जिसे बोलते हैं, इसमें 7 कलर्स होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन 7 कलर के अतिरिक्त एक कलर और मिलता है। वो होता है बीच बीच में कहीं कहीं मिल जाता है। तो वो होता है एक पट्टी के रूप में ब्लैक, काला। वो जो काला कलर की पट्टियां मिलती हैं स्पेक्ट्रम में, सूरज के प्रकाश में, उन रेखाओं को ही क्या कहते हैं? फ्राउनहोफर रेखाएं। ठीक है, याद रखिए। ये टर्म नोट कर लिया करो, तो मैं बोलता हूँ तो दोबारा लिखाना पड़ता है। पूछ लेंगे फिर बाद में, आपको तो पता नहीं होगा, फिर अगली बार पूछेंगे फिर नहीं पता, अगली बार पूछेंगे फिर नहीं पता। तो ये लाइन ये लिखा है, फ्राउनहोफर रेखा है, पता है कि हम इसके बारे में बताएंगे, अभी नोट कर लिया करो। कितने सारे टर्म्स हो गए कल से, इतने ज़्यादा टर्म्स हो चुके हैं, आपको सबको पता है। क्रम लगा सकते हो ना प्लैनेट का? सब लगा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत? आराम से लगा सकते हो। कौन से आंतरिक ग्रह, कौन से बाह्य ग्रह हैं, सब लगा सकते हो, लगा सकते हैं ना। सूरज से लेकर, यानी कि सन से लेकर, यहाँ से लेकर और लास्ट जो आपका नेपच्यून है, इसके बीच में कहाँ पर क्या क्या है? एस्ट्रॉइड इसके बीच में होते हैं, मंगल और सभी को क्लियर है? कल एक सवाल पूछे थे आपकी, कोई ऐसा एस्ट्रॉइड है क्या जिसके वो है, चंद्रमा है, एक खोजा गया था, इसके 3 मून है ना? कितने? एक है और उसके 3 मून है, इस तरीके से। इसका नाम है S130। इलेक्ट्रिका। ये इसका नाम है।
ठीक है, इसके 3 मूड हैं, इनके नाम दिए गए हैं 130 1, 130 2, आगे शायद एस भी लगा हुआ है। ये है बस जो मिला था, बाकी इनको ज़्यादा इतना डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं। तो एस्ट्रॉइड समझ गए, उल्टा फील्ड समझ गए, दिक्कत किसी को नहीं होगी। ब्लैक होल होते हैं ये धूल या वायु के कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये नीचे आते हैं तो जलने लगते हैं, जब ये धूल और वायु के कणों से मिलकर बने होते हैं तो ये जल नहीं पाते, यानी कौन लोग जब ये मतलब नीचे गिरते हैं तो मतलब गर्द हो जाता है या गड्ढा हो जाता है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये धूल या वायु के कणों से मिलकर बने हैं तो ये गड्ढा कैसे होता है। धूल और वायु के कणों से मिलकर बने हैं, लेकिन ठोस अवस्था में है। मिलने के बाद ठोस अवस्था में है ये कोई ऐसी थोड़ी ना है कि बिल्कुल धूल चली आ रही है। वो जो है वो क्या है, धूल और गैस के अवयवों से मिले हुए बने हैं और ठोस अवस्था में है। तो वो यहाँ आते तो ठोस होते हैं। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? सेटल है, सबको क्लियर? ठीक है, अब बात करेंगे हम, पहले करेंगे अर्थ की बात, पृथ्वी की, फिर करेंगे चंद्रमा की। पृथ्वी हमारे प्लैनेट का एकमात्र, मतलब हमारे सौरमंडल का अभी तक का ज्ञात अवस्था में एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसपे जीवन है। ठीक है, और जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी से कल इसकी कुछ बातें हुई थी कि जिसमें एक इसकी आकृति के बारे में बताया गया था। कौन बताया? क्या इसकी शेप थी? क्या नाम बताया था? जियोड। ठीक है, तो जियोड जो आकृति होती है वो कैसी होती है? वो गोल, मतलब जैसे गोल वस्तु कैसी है, ऊपर से थोड़ी सी सभी हुई होती है, इतनी भी नहीं है इसमें, मतलब इसकी जो आकृति है वो नाशपाती नहीं, तो वो आता है ऊपर थोड़ा अंदर की तरफ वो कुछ नहीं है, बस इतना ऐसे समझ लीजिए, इस तरीके की देखने में लगती है ना, थोड़ा सा और कोशिश कर लेंगे, लेकिन पूरी तरीके से गोल नहीं है, इसलिए इसको एक अलग नाम दिया गया है, जियोड। ठीक है, तो कितना इसका व्यास है? 12,756 12,757 इतना है, कम है, मीडियम मिल जाता है। जब हम ऐसे और इस तरीके से, दो तरीके से हम इसका व्यास निकालेंगे। ठीक है, जो ये वाली लाइन मैंने खींची है इसको क्या बोलेंगे? कौन सा व्यास बोलेंगे? लाइन खींची है, रेखीय खींची है, तो ये कौन सा हो गया? ध्रुवीय व्यास। ये कौन सा हो गया? भूमध्य रेखीय व्यास। ठीक है, इन पॉइंट को ध्यान रखना, ये लंबा वाला ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय। ठीक है, तो जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो है 12,757 किलोमीटर। लोग ये खाने गाय है पृथ्वी के आगे लिखते हैं लोग, भूमध्य रेखीय हो गया 12,757, से नोट करते चले जाओ सीधे सीधे। उनको याद है तो आपको क्या लगता है कि आपको भी याद है किसी को? नहीं है ना, फिर उन्होंने कैसे याद कर लिया? पहले से पढ़ा होगा तभी तो याद कर लिया ना। तो आप लोग तो कम से कम लिख तो लो जो बोल रहे हैं। ध्रुवीय व्यास 12,714, ठीक है, किलोमीटर, और भूमध्य रेखीय परिधि ये कितनी है?
घुमते रेखे परिधि लिख लो 40,075 किलोमीटर। 40,000 पृथ्वी कितने टाइम में चक्कर लगाती है? कोई हाथ खड़ा करना जो इसका उत्तर देगा। आप नहीं देंगे। पृथ्वी सूर्य का कितने दिन में चक्कर लगाती है? 365 दिन। अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर गलत हो जाएगा। ये उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, हम अगर क्योंकि आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो ये नहीं मिलेगा कि आपको आ गया कि 365 दिन, वो तो सबको ही पता है ना। हमारा सवाल कैसे गलत होगा? इन मिनट को सेकंड में गलत होगा। ठीक है, तो पृथ्वी लिखो पृथ्वी सूर्य का चक्कर 1,07,160 किलोमीटर, 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती हुई 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट तथा 46 सेकंड में पूरा करती है। ठीक है, ध्यान रखना, याद रखना, इसको याद हो जाए। पृथ्वी, अगला पॉइंट, पश्चिम से पूर्व जो गति है उसका क्या नाम है? पश्चिम से पूर्व जो घूमती है उसे क्या नाम देते हैं? वामावर्त, मतलब उसको बोलते क्या है? जैसे रोटेशन, घूर्णन। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितना टाइम लेती है? कितना टाइम लेती है? 1 सेकंड में 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। टोटल बताओ, 1 सेकंड कितने में लगाती है? एक चक्कर कितने में घूमती है पृथ्वी? एक रोटेशन 23 घंटे। देखो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से चली, यहाँ से फिर से यहाँ आने पर कितना टाइम इसको लगेगा? पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है? 15 करोड़। पृथ्वी की सूर्य से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर, 15 करोड़ में लिख सकते हैं। पृथ्वी पर ग्रेविटी कितनी है? 9.8। पृथ्वी पे जो ग्रेविटी अगर हम किलोग्राम में लेते हैं तो 1 किलो बराबर 1 किलो, ये इसकी ग्रेविटी वैल्यू है। यानी कि 1 किलो वजन है तो वो 1 किलो ही यहाँ पर मिलेगा। अगर हम मून पर चले जाए तो कितना हो जाएगा? ये 1/18, 1/6, 1/6, ठीक है, कितना कम हो जाएगा। तो कभी तो मून पे क्या होता है, हम उड़ने लगते हैं, कूदने लगते हैं, जब हमारे में कूद जाएंगे, क्यों? हमारा वजन क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया?
अगला पॉइंट ये सबको पता होगा, जिसको नहीं पता वो हाथ खड़ा करेगा। मैं पूछूंगा पृथ्वी पर कितना जल और कितना स्थल है, किसको नहीं पता वो हाथ खड़ा करो। सबको पता है, बताओ। हाँ 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 बताओ कितना है? 71%। और 29। ठीक है, सबको बताओ, इसको कोई बताने वाली बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल है, इसका उत्तर कौन देना चाहेगा? आप देखते हैं हमारी जो डेली, अभी दिन निकल रहा है, फिर रात हो जाएगी, फिर दिन निकलेगा, है ना? ये किस वजह से होता है बताओ? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, है ना? जो अर्थ हमारा रोटेशन कर रही है, अभी ये अर्थ है, इधर सन है, जो इसके सामने लाइट पड़ रहा है, जो क्षेत्र है वहाँ क्या है? दिन। जो इसके अपोजिट है वहाँ रात। जैसे जैसे घूमती रहेगी 24 घंटे में, वैसे वैसे एरिया में दिन निकलता रहेगा, रात होती रहेगी, है ना? तो ये किसके कारण होगा? घूर्णन के कारण। लेकिन दूसरा एक कंडीशन और है, ये तो दिन रात की बात हो गई। अब जो अभी गर्मी है, बारिश आएगी, सर्दी हो जाएगी, फिर आपका क्या कहते हैं बसंत ऋतु आएगी, ये किस कारण से होगा? तो इन दोनों की वजह से, ये किसके कारण हो रहा है? परिभ्रमण के वजह से। ठीक है, ये दिन रात का होना रोटेशन की वजह से, और पृथ्वी पर मौसमों में परिवर्तन, सर्दी, गर्मी, बसंत, बारिश, ये किससे हो रहा है? परिभ्रमण के कारण। ठीक है, इन दोनों चीजों को ध्यान रखना। एक कंडीशन है ये, पृथ्वी इसी तरीके से इसका चक्कर लगाती है। ठीक है, इसको कौन सा रूप बोलते हैं? ये जो पथ है कौन सा है? कौन सा? दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, इस पथ के सहारे ये घूमती है। तो जब इस पथ के सहारे घूमती है तो ये दोनों तरफ जो, जब इधर आएगी इस कोने में तो इस कोने में जाएगी, तो दोनों क्या है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, इधर की दूरी में अंतर है। यहाँ वाला तो ये पास में होगा, लेकिन ये वाला जो है इसमें अंतर आ जाता है। तो वो जो अंतर है, इस अंतर को भी एक अलग डेट पे होता है, फिक्स है कि इस डेट को होगा और फिक्स है इतने किलोमीटर होगा। ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया गया ये आपको पता होना चाहिए। सौर और अपसौर ये नाम दिया गया है। ठीक है, अब कितनी दूरी है, कौन सा अपसौर है, क्या डेट है, ये आपको जानना है। 3 जनवरी 4 जुलाई। तो 3 जनवरी और 4 जुलाई 2 डेट है। ठीक है, 3 जनवरी को 3 जनवरी और 4 जुलाई। 3 जनवरी को जो कंडीशन होती है, बातें नहीं करो, वो कितना किलोमीटर है, जो 4 जुलाई को कंडीशन बनेगी
अब देखो, ठीक है, जो अब देखो एक चीज देखो, तीन जनवरी को पृथ्वी के करीब है कौन? सूर्य, है ना, पास में है। 4 जनवरी को, वो 4 जुलाई को दूर है। जनवरी में करीब है, तब भी हमारे यहाँ क्या है? सर्दी है। जबकि होना क्या चाहिए? गर्मी होनी चाहिए, है ना। ऐसे ही 4 जुलाई को, जैसा आज क्या 4 जुलाई है, आज जो है सबसे ज़्यादा दूर है सूरज हमसे, तो आज गर्मी बहुत है ना। जबकि क्या होना चाहिए था? जब दूर था तो गर्मी कम होनी चाहिए थी, है ना, लेकिन अपोजिट है। तो ऐसी कंडीशन क्यों? उसके रोटेशन के कारण। कैसे है? क्योंकि ये कंडीशन जो हम बता रहे हैं ये कहाँ की है? ये गर्मी कहाँ है? नॉर्दर्न हीमोस्फेयर में। हम कहाँ हैं? उत्तरी गोलार्ध में, है ना। और ये कंडीशन कहाँ की होगी? साउथर्न हीमोस्फेयर में। यानी कि वहां पर क्या होगा इस समय? चंड वहां पर, वो कहाँ, वहां पर क्या होगा? ठंडा होगा। ऑस्ट्रेलिया में इस समय क्या होगा? ठंडा होगा। तो हम एक पक्ष से देख रहे हैं, दूसरे पक्ष से नहीं देख रहे हैं। रोटेशन करते करते जो पृथ्वी का यहाँ पर कंडीशन बनेगी, तो 4 जुलाई को यहाँ पर उसकी दूरी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही ना? जो दूर वाला कंडीशन है उसको अपसोर सूर्यास्त या अपेनियर कहते हैं। 4 जुलाई को ये डेट है, इतने किलोमीटर है। 3 जनवरी को अपसोर कहते हैं, इतने किलोमीटर है। सवाल बनते हैं इनसे, याद रखिएगा। पृथ्वी अपने एक्सेस पे कितने डिग्री खड़ी हुई है? 23.23 है
बताते नहीं करो। ये समझ में आ रहा है कुछ? बातचीत में जो हम रस्सी बना लेते हैं इस तरीके से, तो ऐसे ऐसे लाइन खींच देते हैं, वो ऐसे ना हो गया, वो इस तरीके से है, इतना एंगल झुका हुआ है, कितना 23.5 डिग्री एंगल झुका हुआ है, यानी कि हमारा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो इस तरीके से है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इस तरीके से आती है, हमेशा ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो ये हो गया, ये झुका कितना था 23.5 के साथ में जब हम इसको अगर सीधे में ले लें इस तरीके से, और इस अक्ष का हम इसका अक्षीय झुकाव निकालते हैं, तो ये जो आता है ये 66.5 वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का झुकाव जो है ये 66.5 डिग्री है। जो 11 डिग्री मैंने लिखा हुआ है वो आपका मैग्नेटिक पोल है, उसका एंगल कितना है 11 डिग्री। यानी कि दो तरीके के पोल होते हैं, आप जानते हो, एक तो सामान्य पोल होता उत्तरी और दक्षिणी, इसके साथ साथ मैग्नेटिक पोल भी होते हैं। हमारा मैग्नेटिक पोल अलग चलता है और सामान्य वाला अलग चलता है, तो उसका एंगल कितना है 11 डिग्री। और ये आज के टाइम में 11 डिग्री है, आने वाले टाइम में उसका चेंज हो जाए, है ना, इसमें परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी ऐसा भी होगा आने वाले टाइम में मैग्नेटिक पोल पलट भी जाते हैं, है ना, जो ऊपर नॉर्थ है वो नीचे हो जाएगा और नीचे वाला साउथ ऊपर हो जाएगा, इस तरीके की कंडीशन भी देखने को मिलती है। अभी बहुत पुरानी है, मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि आप लोग देख पाओगे तो मिलियन ईयर लगते हैं उस चीज़ को होने में, तो ये कंडीशन है। तो ये ऊपर वाली लाइन है उसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा है, फिर विषुवत रेखा, फिर मकर रेखा। ठीक है, इनकी बात आगे करेंगे। तो ये पृथ्वी की कक्षीय समतल है, हमें ये इसलिए हमें देखना है कि जब हम अभी आगे आपको पढ़ाएंगे तो पृथ्वी इसको आपको इसी नजरिए से देखना है। जब सूरज का प्रकाश इस पर पड़ेगा, जब सूरज का प्रकाश पड़ेगा इस पर, इसके चारों घूमने के कारण, उसके पथ पर जब घूमेगी पृथ्वी, यहाँ से यहाँ घूमेगी, तो घूमने के कारण इन रेखाओं का अपना अलग अलग योगदान है ना। जिस रेखा पर सूरज का प्रकाश सीधा पड़ेगा उस डेट को कुछ ना कुछ वहाँ पर अलग डिफरेंट होगा, तो वो कैसे होगा, इसलिए उसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी था। इसी के साथ अभी एक जो पॉइंट जो पहले बताया था वो पहले बता चुका हूँ। ये सन है, इस वाले हिस्से में क्या होगा, डे होगा और इधर नाइट होगी, है ना। जैसे जैसे घूमता जाएगा उसमें चेंज होता जाएगा, इसको बताने वाले बात की खास पहले से आप जानते हैं।
कहीं लिखे हैं, कोई डेट गलत तो नहीं है? सही है। तो सही है। अब देखो, जो बात वो बताए थे उसका एक घर डायग्राम बना रहा हूँ, इसी का दूसरा रूप। इक्कीस मार्च की जो कंडीशन है वो क्या होगी, जो आपकी ये, जब हम इस पर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा खींच देंगे तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, सूरज की सीधी लाइट, लंबवत लाइट इस पे पड़ेगी, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। जब सीधी लाइट पड़ेगी तो वो क्या प्राप्त करेगा, अधिकतम प्रकाश मिलेगा उसको, है ना। जब सीधा मिल रहा है तो अधिकतम प्रकाश मिलेगा, ठीक है, 21 मार्च को। तो वही ये कंडीशन कहाँ की है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। वही कंडीशन यहाँ 23 सितंबर को फिर से होगी। 21 मार्च के बाद तो घूम के आएगी, जून, फिर सितंबर, फिर दिसंबर, इस तरीके से घूम रही है ना पृथ्वी। यहाँ पर भी वही कंडीशन मिलेगी कि विषुवत रेखा पर सीधी लंबवत पड़ेगी, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में किस पे पड़ेगी लंबवत, बताओ। बोलने में टाइम क्यों लगाते हो, 21 जून को कहाँ होती है, अभी जो आया है जून निकला है 21 जून को, हम कहाँ हैं, कर्क रेखा में तो है। फिर ये कंडीशन कहाँ होगी, मकर रेखा, ठीक है। ये जो कंडीशन है हम इसको बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, ठीक है। इसी के ही कारण हमारे यहाँ पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है ना। जो 21 जून को होता है वो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, वो सबसे बड़ा दिन होगा। इसके अपोजिट 22 दिसंबर को क्या होगा, सबसे छोटा दिन। लेकिन जब हम साउदर्न हेमिस्फीयर में पहुंच जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। बात तो समझ रहे हैं, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इसमें, आप थोड़ा करो तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। जब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तब ये डेट हमारे हिसाब से है, और जब हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो डेट बदल जाएंगे, बड़े दिन वाली और छोटे दिन वाली, ठीक है। और जो 21 मार्च और 23 सितंबर की डेट है, ये क्या है, ये कहाँ पहले कहाँ हो रही है, ये विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही है, तो वहां पर क्या कंडीशन बनेगी, 12 घंटे है, वो 12 घंटे के लोग यहाँ कितने घंटे की होगी, 21 जून तो 12 से ज़्यादा हो जाता है। इसमें 13 घंटे के आसपास का दिन हो जाएगा, और यहाँ 12-12 घंटे के दिन रहेंगे, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, जबकि दोनों पर लंबवत पड़ रही है, बताओ। जब ये सूरज का प्रकाश यहाँ पड़ेगा तो ये क्या होंगी, ये किरणें बिल्कुल लंबवत तो उस पर हुई हैं, लेकिन उसका प्रकाश क्या होगा, फैल जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है,
और ज्यादा दूरी तय करेगा तो क्या हो जाएगा, 6-6 महीने का दिन, 6-6 महीने की रात हो जाएगी। ठीक है, जितनी ज्यादा दूरी तय करेगा उतना दिन तो रात में अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा यहाँ पर होता है। ठीक है, तो वहाँ डायरेक्ट लंबवत पड़ रही है, ये दूरी कम तय करनी पड़ रही है, इसलिए 12 घंटे का दिन रात होता है। जितना सूरज का प्रकाश फैल जाएगा उतना ही दिन की और रात की अवधि में अंतर आता चला जाएगा। 6 महीने को सुना होगा आपने दिन और रात की अवधि में, हाँ? इस वाली कंडीशन को क्या कहते हैं, 21 जून वाली कंडीशन को क्या कहते हैं? तो बता पाएगा? उत्तरी अयनांश और इधर वाले को दक्षिणी अयनांश। ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट कर लिया करो। भगवान लगे थे तो उन्होंने कहा था कि हम खुद उत्तरायण होगा तब प्राण जागेगा। उन्होंने कहा था कि मतलब उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने कहा था कि जब उत्तरायण शुरू होगा तब प्राण जागेगा, ताकि स्वर्ग में जाने को मिले। तो यानी कि कब होगा, 21 जून को, तो जून आया होगा तब उन्होंने प्राण त्यागेगा। पहले कहानियां कैसे चलती थी, पहले सूरज के उगने से और छिपने से युद्ध होते थे। देखते होंगे महाभारत रामायण होती थे, कितने युद्ध हैं उसी तरीके से होते थे। भगवान को सुदर्शन से ढक देते थे। यहाँ तक सब समझ में आ गया? अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये तो वैसे सब जानते ही होंगे, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। ऐसे ही इसमें रहेंगे, ये अगर नोट लग जाएगा इधर साफ लग जाएगा। सब जानते हो, और आगे जितनी भी क्लासेस होंगी ज्योग्राफी की, उसमें सब में हर दिन ये यूज होगा। ठीक है, इसमें इनको क्या कहते हैं, विषुवत ग्रह। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्किल, और नीचे वाले को अंटार्कटिक सर्किल। ये उष्ण कटिबंध होता है, ये शीतोष्ण कटिबंध होता है, ये शीत कटिबंध होता है ना।
ट्रॉपिकल, टेम्परेट और कोल्ड विंटर। ठीक है, तो ये कंडीशन है, बार बार आएगी, बार बार इसको ध्यान रखिएगा। इसके सबके नाम आपको पता लगी गए हैं। 23.5 आपको क्या कहते हैं नॉर्थ को? पीछे से भी बोल दिया करो, क्या कहते हैं इसको? कर्क रेखा। इसको? इसको? इसको आर्कटिक सर्किल, और इसको अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, बार बार यूज होंगे। एक ये रेखाएं होती हैं जो ऐसे लेटी हुई होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, इनको क्या कहते हैं? और ये वाली जो रेखा है ये टोटल अक्षांश कितने होते हैं? 181। कैसे हुए? 90 हो गए, 90 से 3 प्लस 1। यहाँ से देखो, ये भूमध्य रेखा से हम चलेंगे, यहाँ तक पहुँच के कितने होते हैं? 90। यहाँ तक पहुँच के 0 से 90, 90 90 180 और प्लस ये वाला बराबर कितने हुए? 181। ठीक है, समझ में आ रहा है? अक्षांश रेखाएं समझ गए ना क्या होती हैं? वस्तु को एमने में पहुंच जाते हैं, पता नहीं होता कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। अब तो पता लगने लगा है, सीएसएन में पहले तो पता नहीं लगता था, तो हम नए नए यहाँ तो वो पता ही नहीं था अक्षांश रेखा क्या होता है। आज ही उसको नहीं बताओ क्यों, तो यहाँ से पढ़े हो पता था नहीं, अब पता है ना, तब थोड़ी ना पता था। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं कितनी होती है? 179 ऐसे लिख देते हैं कि इसको जो है ना यहाँ से काउंट करते हैं और इनको दो काउंट कर लेते हैं, एक इधर एक पीछे, 179 प्लस 5 हो गई। हमेशा टोटल कितना आएगा? अगर ऑप्शन में आपको 179 मिल जाए, ये भी मिला तो ये उत्तर लगेगा। अगर ऑप्शन में ऐसा है, ये नहीं है, ये नहीं है और खाली ये है तो ये उत्तर लगेगा। अगर 180 है तो देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। एक वृत्त में कितनी रेखाएं होती हैं? कितनी डिग्री का होता है? 360। तो 360 ये हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अक्षांश देशांतर में कुछ नहीं है दिक्कत। ठीक है, अक्षांश देशांतर तो आसान है, इसके बाद की कहानी जो है वो थोड़ी सी आपको अब थोड़ा सा नोट करने वाला पॉइंट आएगा। लिख लीजिए अक्षांश, हेडिंग डाल लीजिए अक्षांश, गैस लगा के लिखें। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर स्थित, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कुल अक्षांश रेखाएं 180 + 1 181 हैं। एक डिग्री अक्षांश के बीच में, एक डिग्री अक्षांश के बीच में जैसे ये है, ये मान लो ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है ये कितनी होती है? 180
111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर है, जो ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, बढ़ेगी। क्योंकि जब हम ग्लोब पे लाइन खींचते हैं तो फैलाव हो जाएगा, ठीक है, देशांतर रेखा में कम होती है, इसमें देशांतर में कम हो जाता लिख लिया, ठीक है। अब लिखें देशांतर, देशांतर में लिख लें ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाओं को, वो ध्रुवों से खींची गई खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। इनकी कुल संख्या 360 है। जीरो डिग्री देशांतर रेखा को प्राइम मेरिडियन या अंतरराष्ट्रीय टाइम लाइन कहा जाता है, जिससे पूर्वी गोलार्ध में जाने पर समय में वृद्धि होती है, तथा पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर समय में कमी होती है। पूर्वी गोलार्ध में जाने पर समय में वृद्धि होगी, तो पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर कमी होगी। यह रेखा ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर गुजरती है। यह रेखा ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर गुजरती है। ठीक है, लाइन चेंज करके 180 डिग्री ईस्ट तथा वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट तथा वेस्ट देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन कहते हैं। दोनों रेखाएं ये एक ही है, ईस्ट भी एक है, वेस्ट भी एक है ना। देखो ये मान लो क्या है, इधर यूएसए है, इधर क्या होगा, जापान होगा। इसका नाम मैंने क्या बताया, ये 180 डिग्री की लाइन है, जिसको हमने इंटरनेशनल डेट लाइन नाम दिया है। ठीक है,
अब जिसको बड़ा होना है या जिसको छोटा होना है, दोनों के लिए ये लाइन बड़ी फायदेमंद होती है। पता है, कभी सुना है इसके बारे में? सुना है? बहुत फायदेमंद होती है। जिसको उम्र घटानी है अपनी, उसके लिए बहुत फायदेमंद होती है। बढ़ानी है कभी। इधर मान लो क्या है, संडे है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में संडे है। यहाँ खड़े हैं हम, मान लो तारीख कितनी है? 21 जून है। इस लाइन को क्रॉस कर दिया, इधर हो गई 22 और डेट दिन हो गया मंडे। इस लाइन को क्रॉस कर दिया, आपका एक दिन का पूरा अंतर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या भाई बोला था? इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इधर से इधर जाएंगे तो एक दिन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इधर से इधर जाएंगे तो एक दिन में कमी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्यों छोड़ दें किसी को? याद आते एक दिन तो कमी हो जाएगा। हो गया? अरे नोट कर लो, इधर संडे था, इधर सोचिए मंडे हो गया। कि बना लो, ये छोटा सा नहीं बनाया है इसने तो बना लो, इसको बना लिया कोई बात नहीं। अब आगे लिखे, बना लिया? आगे लिखो, भारत में मानक समय वृद्धि, वो मानक समय लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन ग्रीनविच से कितना ज्यादा है? 5.5 घंटा अधिक है। और भारतीय स्टैंडर्ड लाइन 82.5 ईस्ट है। ठीक है, हमने क्या बताया? जो ग्रीनविच है वहां पर मान लो कि सुबह के 12 बजे, तो भारत में कितने बज रहे होंगे? 5:30 कब के? कोचिंग छोड़ने के 1.5 घंटे बाद, छोड़ते हैं 1.5 घंटे बाद, 5:30 शाम को। सुबह का 12:30 का बज रहा है, मतलब सुबह का मतलब क्या कहते हैं? अगर आप रात से लेंगे तो मॉर्निंग का होता है, रात वाले की बात कर रहे हैं। तो मॉर्निंग। ठीक है, तो क्या होगा? सुबह का 5:30 यहाँ पर बजेगा, यानी कि वहाँ 30 मिनट हो रहे हैं, ये मानो। ऐसे इस तरीके से समझो। रात के जो 12:30 होते हैं उस वाले को हमने ग्रीनविच पे देखा, और यहाँ जब हम देखेंगे वही टाइम जो वहाँ है वो यहाँ 5.5 घंटा आगे होगा, 5:30 बज रहा होगा। ठीक है, और हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो किससे लिया जाता है? किससे? 82.5 डिग्री को मानक स्टैंडर्ड माना गया। इससे इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, यही टाइम होगा। जबकि भारत का जो पूरा विस्तार है, इस तरीके का जो विस्तार है ये कितना ज्यादा है? लगभग कितना ये कितने किलोमीटर है? ये 2914 लगभग अप्रोक्स 3000 किलोमीटर मान लो, है ना? 3000 किलोमीटर है। और इसके बीच में कई सारे देशांतर भी हैं, देशांतरी विस्तार काफी है। तब भी हम एक ही टाइम को मानते हैं। जो हम गुजरात में मान रहे हैं 5:30 बज रहा है, तो वही हमारा क्या है? नॉर्थ ईस्ट में भी वही बज रहा है 5:30। जबकि सूरज वहां पर क्या होगा? बहुत पहले निकल जाएगा। गुजरात में तो 7 बजे निकलेगा, वहां 5 बजे। 2 घंटे का अंतर है पूरा। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि हमने ये मान रखा कि हमने एक ही टाइम जोन को माना है। जबकि जो बड़े बड़े देश हैं और उन्होंने कई टाइम जोन को माना हुआ है, जैसे संयुक्त वो क्या कहते हैं
रूस है, रूस में कुल 11 टाइम जोन उसमें लगा रखे हैं, ठीक है। और 1 डिग्री के अक्षांश रेखा की दूरी को तय करने में हमारी पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर रेखा को क्रॉस करने में केवल 4 मिनट लगेगा। तो इसी हिसाब से हमने पूरी पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांट रखा है? 24। ठीक है, लिख लो इसमें दूसरा लाइन बोल। रूस में 11 टाइम जोन निर्धारित किए गए हैं। एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर का चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी के पास कुल 24 टाइम जोन है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर है। दो देशांतर रेखाओं, इस तरीके से देशांतर रेखाएं होती हैं, तो इनके मध्य की ये दूरी जो है ये कितनी है? 111.32 किलोमीटर है। जो ध्रुवों पे जाकर, जो ध्रुवों पे पहुंच के कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ये अधिकतम कहाँ है? विषुवत रेखा पर है। मध्य की दूरी 111.32 विषुवत रेखा पर है। जो ध्रुवों की ओर जाने पर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाती है। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम, बार डायग्राम है, इसको बना लीजिए। ये क्या है? संपूर्ण पृथ्वी में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं तत्व,
35% आयरन है, 30% ऑक्सीजन है, 15% सिलिकॉन है, 13% मैग्नीशियम है, 2.4% निकेल है, सल्फर 2%, कैल्शियम 1.1%, एल्यूमिनियम 1%, अन्य 1%। ये पृथ्वी के हम मिलने वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब लिखे चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में 2-3 पॉइंट है जिसको नोट कर लीजिए। चंद्रमा किसका उपग्रह है, सबको पता होगा। हेडिंग वाले चंद्रमा उसमें लिखे पृथ्वी का उपग्रह है 3,84,365 3,84,365 किलोमीटर दूर है। दिन का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तथा रात का ज्यादा होगा, कम हो जाएगा? क्यों? दिन का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा रात का तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? क्योंकि चंद्रमा के पास में कोई वायुमंडल नहीं। अगर वायुमंडल होता तो वहां टेम्परेचर क्या होता? स्टेबल हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 वसुबल है, जिसके कम होने का कारण वायुमंडल का अभाव है। वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उसको पेरोजी तथा दूर होता है तो एपोजी। जब दूर होता है तो उसको एपोजी, जब पास होता है तो पेरोजी कहते हैं। चंद्रमा का परिक्रमण तथा परिभ्रमण यानी कि रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों ही क्या है? एक बराबर है। कितने? 27.32 दिन। 27.32 दिन। ठीक है, यही वो कारण है कि रोटेशन और परिभ्रमण काल दोनों बराबर होने की वजह से क्या होता है? अपनी गति पे अपना भी उतना ही घूम रहा है और पृथ्वी के चारों ओर भी उतने ही दिन में घूम रहा है। तो उससे क्या होता है? केवल हम इसका एक ही हिस्सा पृथ्वी से देख पाते हैं, दूसरा देख ही नहीं पाते। अगर इन दिनों में कोई अंतर होता तो हमें दूसरा हिस्सा भी इसको देखने को मिल जाता। ठीक है, ये जब ऐसा घूमा चला जा रहा
साथ साथ पृथ्वी के साथ साथ घूमता चला जा रहा है, तो एक ही साथ दिखेगा। यही कारण है कि चंद्रमा का समान भाग हमेशा दिखलाई देता है, इसका केवल 59% भाग, चंद्रमा का केवल 59% भाग पृथ्वी से देख सकते हैं। चंद्रमा का समान भाग हमेशा दिखलाई देता है, इसका केवल 59% भाग ही पृथ्वी से दिखता है। ठीक है, चलो ये चंद्रमा के बारे में हो गया। अब जो है 2-4 सिद्धांत हैं जो आपको पता होना चाहिए। आप पूछ लेता है कभी कि ये किसका है, ये किसका है, मैच करने आ सकता है। तो हेडिंग डाल लीजिए, पृथ्वी तथा सौरमंडल से संबंधित सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति तथा सौरमंडल से संबंधित सिद्धांत। नाम लिखवाऊंगा और उसके जिसने दिया उसका नाम, ठीक है, सिद्धांत का नाम और किसने दिया उसका नाम। एक आपको थोड़ा सा बता दूंगा। पहला लिखें, गैसीय परिकल्पना। गैसीय परिकल्पना कांट, किसने दी? कांट ने। गैसीय परिकल्पना कांट। नंबर 2, निहारिका परिकल्पना। लाप्लास। नंबर 3, ग्रहणु परिकल्पना। ग्रहणु परिकल्पना। चैम्बरलिन एवं मोल्टन। चैम्बरलिन एवं मोल्टन। ज्वारीय अभिधान। ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स एवं जेफरीज। जेम्स जीन्स एवं जेफरीज। अगला द्वैतारिक परिकल्पना। द्वैतारक परिकल्पना। रसेल। अगला सुपरनोवा परिकल्पना। सुपरनोवा परिकल्पना। हॉयल एवं निकलिटन। हॉयल एवं निकलिटन। सुपरनोवा परिकल्पना। अगला अंतर तारक धूल परिकल्पना। अंतर तारक धूल परिकल्पना। ओटो स्मिड। ओटो स्मिड। अगला ओटो स्मिड। अगला महाविस्फोटक सिद्धांत।
बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लमेंडर, महाविस्फोटक सिद्धांत जॉर्ज लमेंडर। ठीक है, ये सिद्धांत है जो दिए गए हैं और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी है, जो बिल्कुल बताता है कि किस तरीके से ब्रह्मांड का उदय हुआ है या इन ग्रहों का निर्माण हुआ है। छोटा सा मैं एक तो सिद्धांत जैसे कांट का है उसको मैं बता रहा हूँ। तो कांट ने क्या क्या बताया, एक थोड़ा सा आइडिया मिलेगा आपको कि ये क्या क्या सिद्धांत इन्होंने बताए थे। तो ये क्या बताए थे कि इन्होंने क्या बताया कि पूरे ब्रह्मांड में कुछ एलिमेंट्स फैले हुए हैं और वो कैसी अवस्था में, तो कांट बता रहा वो स्थिर अवस्था में, ठीक है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं है। फिर अचानक से एक दूसरे की आकर्षण शक्तियों से इनमें क्या हो जाता है, अचानक से एक दूसरे की शक्तियों से इनमें मूवमेंट हो जाता है रगड़ से, है ना। ये बताया टकराव शुरू, फिर क्या होगा अगली कंडीशन में, आपस में टकराव शुरू हो जाता है। ठीक, अगली अवस्था में आपस में टकराव शुरू हो जाएगा और फिर क्या बन जाएगा, एक नेबुला बन जाएगी। नेबुला का बताए थे ना, एक नेबुला जैसी बन जाएगी स्थिति। उस नेबुला में से जब वो उसमें घूर्णन गति हो रही है, घूम रही है, बार बार घूम रही है, कोई भी एक ऐसा, कोई भी क्षेत्र है ऐसा आप वो बनाते हैं हम, कुछ भी लिक्विड सा है उसको घुमाएंगे बीच बीच में, तो बीच का हिस्सा उसका क्या होगा, ठोस हो जाएगा। और अगली कंडीशन में हो गया कि जो ठोस हो गया ये केंद्र अपसरित फोर्स के कारण बाहर की ओर निकल के आ जाएगा इस तरीके से, है ना। फोर्स लगा बाहर को निकल के आ गया इसमें से, काल्पनिक है बिल्कुल, देखने में लगा ये निकल के आ गया, एक निकला, दो निकला, तीन निकला, इस तरीके से टोटल 9 निकल गए। 9 निकल गए तो 9 ग्रहों का निर्माण हो गया। इन्होंने ये बात बताई भाई, जब उस समय साइंस नहीं थी, उस समय के जो सिद्धांत थे तो उस समय के हिसाब से बहुत सही सिद्धांत थे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बिग बैंग थ्योरी तो बाद में आई है ना, पहले जो बता दिया तो ऐसा है तो ऐसे ही होता हो। फिर दूसरी सिद्धांत आई, उन्होंने क्या कहा कि ये था ही नहीं, ये इसकी जरूरत नहीं थी, पहले से ही नेबुला पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित थी, ठीक है, उपस्थित थी। तो घूमती रही बीच वाला पदार्थ क्या हुआ, ठोस हो गया, ठोस होकर वो बाहर निकल आया, बाहर निकल आया और उससे फिर वो उसी तरीके से निकलते रहे 9 ग्रह बन गए। ऐसे ही करके 9 बताते चले गए, ठीक है। अब सबसे रिसेंटली हमारी है बिग बैंग थ्योरी, है ना। ज़्यादा तो कुछ नहीं बताएंगे उसमें भी, ऐसे छोटा मोटा समझ लो। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, वो कहती है, उसकी बस कहानी सुनाऊंगा, कई सारे हैं, सुन बनाएंगे। अब से 13.8 बिलियन वर्ष पहले, कितना, 13.8 बिलियन वर्ष पहले पूरे ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ, है ना, और बहुत सारा तत्व फैल गया पूरे ब्रह्मांड में, अचानक से विस्फोट हुआ, फैल गया। विस्फोट होने के बाद अगली कंडीशन क्या हुई, 3,70,000 वर्ष पूर्व उस जो विस्फोट से जो मटेरियल पैदा हुआ, उस मटेरियल में हाइड्रोजन के एटम्स और उसके मॉलिक्यूलर बन गए, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स बन गए। वो एटम्स बने, आगे चल के वो एटम्स क्या बन गए, बहुत बड़े एरिया में पूरे ब्रह्मांड में दिख रहा, उसमें समय था, मतलब समय फैलाव था, उसमें वो स्टार के रूप में धीरे धीरे बनने लगे। लेकिन वो जो स्टार बने तब की कंडीशन 100 मिलियन ईयर पहले, है ना। अब उस स्टार के बाद जब अगली कंडीशन क्या हुई, जैसे ये मान लीजिए पूरा ये ब्रह्मांड है, सब स्टार बन गए। अब इस स्टार में अभी वो वाले स्टार नहीं है ये जो एक्चुअल में है,
इन स्टार में क्या हुआ, अब संलयन की क्रिया शुरू हो गई, जुड़ाव शुरू हो गया। जुड़ाव शुरू हुआ तो ये बाहरी एक एलिमेंट के रूप में, एक केंद्र के रूप में विस्थापित हो गए, फिर से जुड़ गए आपस में। फिर इनमें, इनके अंदर क्या चीज आ गई, फिर हाइड्रोजन और हीलियम की उपस्थिति आ गई। और हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, यही एनर्जी के सोर्स है। फिर आगे चल के और इसमें क्या हुआ, और जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी हो, बाकी के सारे आगे चरण में वो भी आ गए। फिर आगे चल के सुपरनोवा विस्फोट फिर हुआ। उस विस्फोट के बाद से फिर जो आज की कंडीशन में देखने को मिलती है वो कंडीशन बन गई, है ना। धीरे धीरे जब विस्फोट हुआ तो उसके कई मिलियन ईयर बाद जाके कोई प्लैनेट बन पाया होगा, धीरे धीरे बने, और आज का जो परिदृश्य है वो स्थापित हो गया। इस सिद्धांत का ये कहना है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, इसलिए ज़्यादा दिमाग में लगाना नहीं है, इतना ही सोच लो कि ऐसे बन गई, विस्फोट हुआ वो बन गए, है ना। ठीक है, तो यूनिवर्स से रिलेटेड आपका जो था मटेरियल, स्टडी मटेरियल, वो आपका लगभग समाप्त हो गया है। किसी का कोई वो सवाल हो, इससे रिलेटेड हो, पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में जब तक भी आऊँगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज कोई सवाल हो तो पूछ लो, सवाल तो किसी का रहते नहीं, तो पढ़ाई कर लो अच्छे से, जो सजेशन मिलता है यही है, पढ़ लो, ठीक है।